बुढ़ापे में एक बूढ़ा व्यक्ति कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। बुजुर्ग लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल उनकी होनी चाहिए। जब कोई चीज खोता है तो वो ज्यादा दुखी होता है, पर वही इंसान जब कुछ पाता है तो वो इतना ज्यादा खुश नहीं होता है। नमस्कार, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन बुजुर्ग लोगों की जो बुजुर्ग पूरी जिंदगी जिन्होंने सरकार का सहयोग किया, सरकार के साथ काम किया, सरकार की नौकरी की, और जब एक एज में पहुंच जाते हैं तो उस एज में सरकार कहती है कि अब आपके बस के काम नहीं रहा तो आप रिटायर हो जाइए। डेफिनेटली एक एज के बाद सरकार रिटायर करती ही है, लेकिन उसके बाद उनको पेंशन दी जाती है ताकि वो सम्मानजनक जीवन बाद में भी जी सके, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी एक सम्मानजनक जीवन जिया है, पूरी जिंदगी सरकार के लिए काम किया है। तो ऐसे हालात में सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगे की जिंदगी भी सम्मानजनक रह के जी सके। ऐसी हालत में उसको एक सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए। यदि सम्मानजनक पेंशन नहीं मिलती है, ऐसी हालत में उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, इस विषय पर बात करने के लिए हमने आज छाया यादव साइकोलॉजिस्ट को इनवाइट किया है कि वो तमाम तरह के साइकोलॉजी से रिलेटेड साइकोलॉजी के दृष्टिकोण को उजागर करेगी कि बुजुर्ग लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह की लाइफस्टाइल उनकी होनी चाहिए, या उनके हालात उनके काबू में भी रहते हैं या नहीं रहते। तो छाया यादव, आपका बहुत स्वागत है पत्रिका संवाद में। थैंक यू। आप बुजुर्ग लोगों की साइकोलॉजी क्या कहती है, उस पर प्रकाश डालिए कि बुजुर्ग लोग कैसे सोचते हैं। यदि उनकी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी खत्म हो जाती है, यदि उनके मेडिकल फैसिलिटी भी खत्म हो जाती है, ऐसी हालात में फिर वो क्या सोचेंगे, क्या करेंगे, कौन सी बीमारियां उनको घेर लेगी। जी, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, आपने मेरे को इनवाइट किया। और जैसे कि आपके प्रश्न में ही कुछ एक आधे जवाब हैं कि इंसान 60 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते बहुत अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि शायद वो अब उतना नहीं कमा रहा है जितना वो पहले कमाता था। और यही कारण है कि वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन के पथ पे आगे बढ़ता रहता है, क्योंकि एक इंसान को जब तक स्टेबिलिटी मिल रही होती है तो इंसान बहुत पावरफुल फील करता है, पर जब वो पावर उससे छीन ली जाती है, तो हमारे देश में तो ऐसा मानना है कि जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है। डेफिनेटली यही बात है, जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, वही पावरफुल फील करता है अपने आप को। जी, और इसी पावरफुलनेस के कारण लोग उसका सम्मान करते हैं, और वो खुद के लिए भी बहुत अच्छा फील करता है, उसका परिवार भी उसके लिए बहुत रिस्पेक्टफुल रहता है। बट जैसे ही वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं या उस इंसान को नहीं मिलते हैं, तो वो पावर भी नहीं रहती है और वो रिस्पेक्ट भी नहीं रहती है, जिसके कारण जो ह्यूमन माइंड है और इतनी बड़ी उम्र में जाके वो बदलना नहीं चाहता है, वो वही सब चीज़ें फील करना चाहता है जो आज तक फील किया है। तो एक्सेप्टेंस की पावर है वो बहुत कम हो जाती है। बुढ़ापे में एक बूढ़ा व्यक्ति कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहेगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए। हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान में हर दूसरा व्यक्ति उपेक्षा का शिकार है। तो यदि हर दूसरा व्यक्ति उपेक्षा का शिकार है, ये एक ऑथेंटिक एजेंसी है जो रिपोर्ट पेश करती है, तो हर दूसरा व्यक्ति उपेक्षा का शिकार है, तो ऐसे हालात में उसकी ओल्ड एज इनकम सिक्योरिटी यानी कि उसके पेंशन जी, यदि उससे छीन ली जाती है, तो हर दूसरा आदमी नहीं, हर आदमी उपेक्षा का शिकार होगा। तो ऐसी हालत में जब वो उपेक्षा का शिकार होता है तो कुछ उसमें साइकोलॉजिकल बदलाव आते हैं, जैसे कुछ हार्मोन पैदा होते हैं। तो उन हार्मोन के बारे में बताइए कि जब वो साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से बदलने का प्रयास करता है तो उसमें कौन कौन से हार्मोन पैदा होते हैं। जी, जब भी ज़िंदगी में हमें बोला जाता है कि हमें बदलना है या हमें लगता है हमें बदलना है, तो हमारी बॉडी एक हार्मोन सिक्रीट करती है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। और जब वो बढ़ता है तब इंसान के माइंड के जो थॉट्स होते हैं वो इतनी तेज़ होते हैं कि इंसान किसी एक चीज़ पर सोच ही नहीं पाता है। और यही एक कारण है कि इंसान पावरफुल भी फील नहीं कर पाता है, क्योंकि वो अपने दिमाग में ही स्थित नहीं है। तो बुढ़ापे में लोगों के साथ अक्सर यही होता है कि स्टेबिलिटी ना होने के कारण, या फिर ज़्यादा पैसा ना होने के कारण, या वो जिस हिसाब से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत करा है तो वो नहीं बदलना चाहते हैं। तो एक साइकोलॉजिस्ट है डैनियल कानमैन, जो ये पहले कार्टिसोल के बारे में बताइए। यदि कार्टिसोल बढ़ जाता है तो कौन कौन सी बीमारियों को जन्म देता है। जी, तो इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन होता है,
पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक्स का मतलब है कि इंसान पूरे दिन बिल्कुल ठीक है, पर वो जैसे ही उस पर्टिकुलर थॉट के बारे में सोचेगा तो उसको बहुत ही ख़राब फील होने लगेगा, जिसके कारण हमारी जो हार्ट बीट होती है वो बहुत फास्ट हो जाती है। और एक डर बैठा हुआ होता है जी, दिमाग के अंदर। जी जब वो उस तरफ सोचना शुरू करता है तो उसके दिमाग में बहुत इनसिक्योरिटी, बहुत एक डर की भावना पैदा होती है। और वो डर की भावना जब पैदा होती है तो कई बार वो जानलेवा भी हो जाती है। उसका हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, उसका कई बार दिल काम करना बंद कर देता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है। जी ऐसी हालत में कई बार उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जी कहीं हम अपने बुजुर्गों को मृत्यु की तरफ तो नहीं धकेल रहे हैं, कहीं हम इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं कि अपने परिवार, अपने बुजुर्गों को संभाल ही नहीं पा रहे। और सरकार भी इतनी असंवेदनशील हो चुकी है, असंवेदनशील हो चुकी है कि वो भी बुजुर्गों के हालात देखने के लिए तैयार नहीं है। उसकी मेडिकल फैसिलिटी भी छीन ली जाती है। तो जब ये कार्टिसोल पैदा होता है तो उसमें डिप्रेशन की भावना पैदा होती है, उसमें स्ट्रेस की भावना पैदा होती है, उसको ज़रूरत होती है इलाज की। जी ऐसी हालात में इलाज ना मिल पाए तो फिर मनुष्य क्या फील करता है? फिर वो फील करता है कि अब मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे पास अच्छे डॉक्टर नहीं है। मैंने किसी झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना है, उसके पास इलाज नहीं है, तो वो कहीं पेन किलर देता है, कहीं स्ट्रेस की गोली दे देता है, कहीं नींद की गोलियां दे देता है। तो उससे व्यक्ति अपने आप ही जीवन लीला उसकी समाप्ति की तरफ बढ़ने लगती है उन दवाइयों से। जी यदि उसका प्रॉपर इलाज ना हुआ तो प्रॉपर इलाज कराने के हालात में वो व्यक्ति रहता नहीं है। अब आपने जो जो बातें कही है उनके सपोर्ट में कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ इस तरह के व्यक्तियों का, इस तरह के मनोवैज्ञानिक का आप उदाहरण दीजिए कि उन्होंने क्या कहा है अपने किताबों के माध्यम से या अपने कोट के माध्यम से। जी तो पहला साइकोलॉजिस्ट जो मैं कोट करना चाहूँगी उनका नाम है डैनियल कानमैन, जिन्होंने किताब भी लिखी है और उस किताब का नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, जिसमें वो थ्योरी एक्सप्लेन करते हैं, द थ्योरी ऑफ एवर्जन। और ये थ्योरी ये कहती है कि एक इंसान जब तक कोई काम कर रहा होता है और जितने साल तक कर रहा होता है उसमें वो खुश हो जाता है, क्योंकि उस इंसान ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं ये काम ऐसे ही करता हूँ और मुझे ऐसे ही करना पसंद है। पर लेकिन जब उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वही चीज़ को चेंज करे या उसमें कुछ बदलाव आए, तो वो इंसान बदलाव नहीं करना चाहता है। जैसा कि हमने हमारी बातचीत में भी देखा कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो इतनी आयु तक पहुँचते पहुँचते उनको लगता है कि हम तो ऐसे ही जीते थे, हम ऐसे ही यानी कि जिएंगे। उन्होंने जो सम्मानजनक जीवन जिया है, जी निश्चित रूप से सरकार ने उन्हें उस तरह की सुविधाएं दी कि समाज में उनका सम्मान बढ़ा था। जी तो वो अपने आप को सम्मानित महसूस भी करते थे और वो सुविधाएं भी उनको मिलती थी। जो सुविधाएं एक अच्छे इंसान को चाहिए होती है वो सारी सुविधाएं भी मिल जाती थी। नहीं मिलती थी तो सुविधाएं, क्योंकि सरकार ने उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी दी है तो वो सुविधाएं को खरीद लेता था। अब ऐसे हालात में ना तो वो सुविधाएं खरीद सकता है, न समाज में उसका सम्मान बचता है, न परिवार में उनका सम्मान बचता है। तो ऐसे हालात में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो साइकोलॉजिस्ट आपने नाम बताया वो यही कहता है, मेरे हिसाब से क्या यही कहता है जो मैं बता रहा हूँ, आप उसको बताइए जी कि वो कहता है कि व्यक्ति जब सम्मानजनक जीवन जी रहा है और फिर उसको एकदम बोल दिया जाता है कि अब वो सारी चीज़ें आपसे वापस ली जाती है, तो इस साइकोलॉजिस्ट के अनुसार वो इस परिस्थितियों को झेल नहीं पाता है, ऐसी हालात पैदा हो जाती है। यस डेफिनेटली। तो ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है कि यदि वो झेलना चाहे भी तो वो उसके बस की बात नहीं होती है ना। वो स्वयं झेलना चाहता है, दिमागी रूप से वो तैयार भी है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि वो उसको झेलने नहीं देती, क्षमता ही नहीं रहती, क्षमता नहीं रहती उसमें बदलने की अपने आप में। यही है। आप किसी और आप साइकोलॉजिस्ट की बात कीजिए जैसे ताकि और हमारे इन मुद्दों को बल मिले। हेल्प एज इंडिया, तो आपने जैसे हमारी बातचीत में हेल्प एज इंडिया के रिपोर्ट का बताया था कि वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट हर दूसरा इंसान इसी चीज़ से पीड़ित है। तो वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि 65% ऑफ जो ओल्डर पेरेंट्स है या जो जनरेशन है या जो लोग इस उम्र तक पहुंच चुके हैं वो फाइनेंशियली बहुत अनस्टेबल फील करते हैं इस गवर्नमेंट की न्यू स्कीम से, जिसमें सिर्फ 29% ये फील करते हैं कि वो स्टेबल है। और वो वही लोग हैं जो OPS स्कीम के तहत अभी तक चल रहे हैं 2004 से पहले। तो ये रिपोर्ट में भी यही बताया गया है कि जब इंसान से स्टेबिलिटी छीन ली जाती है या वो रिस्पेक्ट छीन ली जाती है तो इंसान बहुत गलत चीज़ों की तरफ बढ़ता है, एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स या डिप्रेशन,
जो रोकना बहुत मुश्किल है उस अवस्था में पहुंचते पहुंचते। ठीक है, और कोई साइकोलॉजिस्ट के अभी आप जो है बात कर रहे थे, सैमुअल? जी। हाँ, तो जो साइकोलॉजिस्ट सैमुअल है वो उनका थ्योरी है द स्टेटस को थ्योरी, जिसमें वो बताते हैं कि एक इंसान जब कोई चीज़ खोता है तो वो ज़्यादा दुखी होता है, पर वही इंसान जब कुछ पाता है तो वो इतना ज़्यादा खुश नहीं होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है। जी। एक व्यक्ति 10 रुपए खो देता है, उसको ज्यादा दुख होता है बजाय 20 रुपए मिल जाए। डेफिनेटली। और इसका ये एग्जाम्पल है कि ओपीएस में इंसान यही फील करता था कि मेरे पास है, बट एनपीएस में आते आते उन्हें पता चल गया कि हम तो अपने पैसे खोने वाले हैं या हमें उतने पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो जब तक पैसे मिल रहे थे उन्हें इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन जब खोने की बात आई तो वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर पाए। तो ये थ्योरी बस यही बताती है।